तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्यों क्यों कुछ रिश्तों को या नौकरियों को या आदतों को जाने देना इतना मुश्किल हो सकता है ना। हम्म। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके पीछे के मतलब साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक कारणों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, जैसा अक्सर लगता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसके पीछे काफी गहरे बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक कारण हैं, और इनकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों तक जाती हैं। वही पैटर्न फिर बाद में असर डालते हैं। हाँ, स्रोतों में अटैचमेंट थ्योरी का जिक्र आता है कि कैसे बचपन के अनुभव, खासकर अगर मान लीजिए हमारा जुड़ाव उतना सुरक्षित नहीं था, जैसे वो एंग्शियस अटैचमेंट होता है जहाँ रिश्ते को लेकर चिंता बनी रहती है, हम्म। या फिर वो डिसऑर्गेनाइज्ड वाला, तो क्या ये हमें बाद में रिश्तों में जरूरत से ज्यादा चिपके रहने वाला बना सकते हैं? ये तब बनता है जब दुर्व्यवहार और स्नेह का एक अजीब सा चक्कर चलता है। मतलब कभी सजा, कभी इनाम। अच्छा, तो दिमाग को मतलब रुक रुक कर मिलने वाले प्यार या स्नेह की आदत पड़ जाती है, जैसे आपने कहा, जुए की लत की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत कंफ्यूजिंग बंधन होता है, क्योंकि जो पीड़ित है वो उसी इंसान से सुरक्षा और स्नेह की उम्मीद करने लगता है जो उसे असल में नुकसान पहुंचा रहा है। ये तर्क से बिल्कुल परे की स्थिति बना देता है। और फिर हमारी अपनी सोच भी तो हमें फंसा लेती है ना। स्रोतों में कॉग्निटिव डिसोनेंस का जिक्र है। मतलब जब किसी का बर्ताव हमारी उम्मीदों से या उनकी हमारी बनाई छवि से मेल नहीं खाता, तो हम अंदर के तनाव को कम करने के लिए उनके बुरे बर्ताव को ही सही ठहराने लगते हैं। एकदम। हम बहाने बनाते हैं, वो जो खतरे के संकेत होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और ये चीज संक कॉस्ट फैलेसी के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। संक कॉस्ट फैलेसी, यानी वो सोच कि इतना कुछ लगा दिया है, अब कैसे छोड़ें। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि हम अपने निवेश, समय, भावनाएं, प्रयास को सही ठहराना चाहते हैं, बल्कि हम उस निवेश को सही ठहराने के लिए उस व्यक्ति या स्थिति के जो नेगेटिव पहलू हैं उनको जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ। तो ये दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही, इतना सब किया, अब कैसे पीछे हटें वाली सोच। ये तो हुई सोच के लेवल की बात। लेकिन दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? स्रोत बताते हैं कि ये न्यूरोकेमिकल स्तर पर भी बहुत गहरा मामला है। हाँ, ये वाला पहलू तो वाकई हैरान करने वाला है। रिसर्च दिखाती है कि रोमांटिक प्यार दिमाग के उन्हीं रिवॉर्ड सर्किट को एक्टिवेट करता है, डोपामाइन वाले हिस्से, जो किसी नशे की लत में सक्रिय होते हैं। ओह, तो जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, तो उन्हें देखना या सोचना भी एक तरह से नशे जैसा असर करता है। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए ब्रेकअप इतना मुश्किल होता है। दिमाग का एक हिस्सा अब भी उस व्यक्ति से प्यार में रहता है, भले ही रिश्ता खत्म हो गया हो। तो क्या इसीलिए ब्रेकअप का दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं लगता, बल्कि कभी-कभी शारीरिक दर्द जैसा महसूस होता है? बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि सामाजिक अस्वीकृति या दिल टूटने पर दिमाग के ठीक वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो हमें शारीरिक दर्द महसूस कराते हैं। इसीलिए वो दिल का टूटना सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल लेवल पर एक वास्तविक दर्द जैसा है। बाप रे। हाँ, और ऊपर से ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन हैं, जिन्हें लव हार्मोन भी कहते हैं, वो बंधन को और गहरा करते हैं, जिससे अलग होना और मुश्किल हो जाता है। दिमाग इस अलगाव को एक बड़े खतरे की तरह लेता है एक तरह से। तो ये तो हमारे अंदर के पैटर्न हो गए, दिमाग की केमिस्ट्री हो गई, लेकिन क्या बाहरी दुनिया का, समाज का भी कोई दबाव होता है? निश्चित रूप से समाज अक्सर हमें टिके रहने के लिए ही प्रोत्साहित करता है ना। आप देखिए, रोमांटिक कहानियां, फिल्में, सब सच्चे प्यार की ऐसी छवि बनाती हैं जो कभी हार नहीं मानता, जो हर मुश्किल पार कर लेता है। तो इस माहौल में किसी रिश्ते या नौकरी को छोड़ना अक्सर एक असफलता की तरह देखा जाता है। हाँ, ये बात तो है। असफल कहलाने का डर या अकेले रह जाने का डर। बिल्कुल। या फिर अपनी जो सामाजिक पहचान है, पति पत्नी या एक अच्छे कर्मचारी की पहचान, उसे खोने का डर, ये सारी चीजें लोगों को मुश्किल हालात में भी फंसाए रख सकते हैं। और कभी-कभी तो हमारे अपने लोग, परिवार या दोस्त भी अनजाने में ही सही दबाव बना देते हैं कि नहीं, कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, बजाय ये समझने के कि शायद जाने देना ही इस वक्त सही फैसला है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो किसी चीज या व्यक्ति को जाने देना एक बहुत बहुस्तरीय चुनौती है।
इसमें हमारे बचपन के वो जुड़ाव के पैटर्न्स आ गए, दिमाग की केमिस्ट्री, इनाम और दर्द वाले सर्किट आ गए, हमारी सोच के कुछ पूर्वाग्रह जैसे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस और सन कॉस्ट फैलेसी वो आ गए, और हाँ, बाहरी सामाजिक दबाव भी। इन सभी फैक्टर्स को एक साथ समझना जरूरी है, तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या इन जटिल कारणों को समझना, क्या ये जानकारी हमें अपने मौजूदा जुड़ावों को, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी नौकरी से या शायद किसी पुरानी आदत से, थोड़ी अलग नज़र से देखने में मदद कर सकती है? शायद थोड़ी ज्यादा सहानुभूति के साथ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी? इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो सकता है।